हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं आपका जो HCS का एग्ज़ाम है वो 24 जुलाई को था। तो कई बच्चों को ये जो एग्ज़ाम है डिफ़िकल्ट लगा, कईयों को इजी लगा होगा और कईयों को थोड़ा मॉडरेट लगा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इस एग्ज़ाम में पूछे गए जो साइंस के क्वेश्चन हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे गए थे। साइंस के अंदर भी आपकी अलग अलग वेटेजेस होती हैं, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ऐसे ही अगर आप HCS एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फाउंडेशन कोर्सेज भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको स्पीड रिवीजन कोर्सेज भी मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएंगी। आप जाकर उसको एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं साइंस के क्वेश्चन एनालिसिस से। देखो, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कि जो एग्ज़ाम है उसके अंदर जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए वो किस तरह के थे, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसमें सारे के सारे इजी क्वेश्चन थे, या फिर ये भी नहीं कह सकते कि सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे। तो वहाँ पर मतलब इक्वली आप कह सकते हैं कि इजी कैटेगरी में भी थे, मॉडरेट की कैटेगरी में भी थे और डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में भी थे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में मैं नहीं डाल सकती उसको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि एलिमिनेशन मेथड से आपके इजीली सॉल्व हो रहे थे। इनके बारे में ही आज हम देखेंगे, उन सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे कि कौन सा जो क्वेश्चन है कौन से सब्जेक्ट से पूछा गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो स्टैटिक क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HCS के एग्ज़ाम में स्टैटिक जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। अगर टोटल आपके साइंस में 24 से लेके 23 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर बेस्ड था, और वो भी आपके स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर आया था। जैसे कि आप जानते हैं ना कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है, इसके अलावा आपका करंट अफेयर बेस्ड भी पूछा जाता है। करंट अफेयर बेस्ड जो है वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूछा जाता है, जो भी आजकल जैसे जितने भी मिशंस वगैरह हैं वो न्यूज़ में चल रहे हैं उनके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे स्पेस से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि चंद्रयान के ऊपर पूछा गया था। इसके अलावा जो 23 क्वेश्चंस हैं आपके, वो आपके स्टैटिक पोर्शन से पूछे गए थे। दैट मीन्स अगर आपने साइंस की प्रेपरेशन करनी है HCS एग्ज़ाम के लिए तो आप स्टैटिक पोर्शन को कभी भी छोड़कर नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से निकलते हुए मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है दैट हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम बायोलॉजी सेक्शन। बायोलॉजी से डायरेक्टली आपके 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री से थोड़े कम है और फिजिक्स से उससे भी थोड़े से कम है। दैट मीन्स आप बायोलॉजी को तो छोड़कर जा ही नहीं सकते। इसके अलावा मैं और भी सब्जेक्ट्स के लिए नहीं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि 7 क्वेश्चंस भी कम नहीं होते हैं और 6 क्वेश्चन भी कम नहीं होते हैं। जिसने बेसिकली कट ऑफ क्लियर करनी होती है उसके लिए तो एक क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन को आप कभी भी छोड़कर नहीं जा सकते हैं HCS एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 23 क्वेश्चन जो है 23 to 24 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वेरी कर रहे थे नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी क्वेश्चंस के बारे में, और इस क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कहाँ से पूछे गए हैं और उनके थोड़े बहुत आंसर्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी के सबसे पहले क्वेश्चन से, दैट इज़ रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। तो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया था, और जैसा कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ किया जाता है, और सनलाइट जो है उसको ट्रैप किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल। तो जो यहाँ पर क्लोरोफिल होते हैं वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं और अल्टीमेटली पानी को स्प्लिट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट के सोर्स में। तो अगर आपको इतनी रिएक्शन के बारे में भी पता होगा तब आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, तो ऑफ कोर्स ये करता है। देन इस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स में रिड्यूस हो रहा है, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर वाटर को स्प्लिट करके इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया जाता है ताकि एनर्जी मॉलिक्यूल्स को बनाया जा सके, और अल्टीमेटली ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट सोर्स बनाने के लिए यूज़फुल रहते हैं। लेकिन आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है कि कार्बन की ऑक्सीडेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता है, इंस्टेड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने के लिए। तो आपका इसका जो आंसर रहेगा दैट इज़ सी ऑप्शन। तो इसको मैं एक नॉर्मल ईजी कैटेगरी में इस क्वेश्चन को मैं डाल सकती हूँ, सिंपल फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। इसके अलावा आपको फोटोसिंथेसिस का ये भी पता होना चाहिए कि प्लांट जो सेल होता है उसके अंदर एक जो बड़ा सा वैक्यूल होता है और अल्टीमेटली उसका पेरीफेरी पे
न्यूक्लियस लाई करता है और अल्टीमेटली यहाँ पे जो इसके अलग अलग ऑर्गेनेल्स होती हैं और उसमें से एक ऑर्गेनेल आपका क्लोरोप्लास्ट भी होता है, जिसके अंदर ऐसे आपको अलग अलग ग्रैनम और थैलाकॉइड्स मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ही आपकी जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को मैं बोलूँगी कि जैसे हम जब 10th क्लास तक पढ़ते थे तो हम डायरेक्टली इसको लर्न कर लेते थे कि हाँ, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसके जो बच्चे होंगे तो उनका ये ब्लड ग्रुप बनेगा। इसके अलावा बी ब्लड ग्रुप के बच्चों का भी आपका अलग अलग ब्लड ग्रुप बनेगा। लेकिन अगर मैं इसको जेनेटिक्स वे से सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे इसके एलील्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके मॉडरेट की कैटेगरी के अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और एक विमेन है जिसका ब्लड ग्रुप बी है। अब अगर आपको पता होगा कि ए ब्लड ग्रुप के लिए क्या क्या एलील्स हैं, इन द सेम वे बी ब्लड ग्रुप के लिए क्या क्या एलील्स हैं, तो आपको पता होगा कि इसमें 2 एलील्स आपकी बनती है ए ब्लड ग्रुप के लिए और बी के लिए भी आपकी 2 एलील्स बनती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं इसमें से जो IA है वो आपकी बेसिकली डोमिनेंट एलील होती है और जो आपकी II वाली जो एलील होती है वो रिसेसिव एलील होती है। वो सिर्फ तभी शो होती है जब दोनों आपके एलील्स रिसेसिव हों। दैट मीन्स तब आपका जो ब्लड ग्रुप बनता है वो O बन जाता है। ओके, एक बार इसको इजीली सॉल्व करके देखने की कोशिश करते हैं कि अगर ब्लड ग्रुप A है किसी मैन का तो उसके 2 तरह के एलील बन सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपको लिखे हैं। इसके अलावा अगर मैं बी की बात करूँ तो इसके भी 2 एलील्स बन सकते हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिख कर बताए हैं। तो अगर मैं इसका पुनेट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर इसके अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ बन जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें से मैंने सिर्फ एक ही एलील को उठाया है, एक ही जीन को उठाया है बेसिकली, और उसके यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ बनाने की कोशिश करी है कि इसकी जो नेक्स्ट प्रोजेनी है उसमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स बनेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने ये 2 एलील्स आपके 2 जीन्स आपके उठाए हैं, इससे आपका AB ब्लड ग्रुप भी बन रहा है, B ब्लड ग्रुप भी बन रहा है, A भी बन रहा है और O भी बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे A, B, O और AB, दैट मीन्स आपका जो सेकेंड ऑप्शन है, तो जो आपका B ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि आपको अलग अलग स्टेटमेंट वाइज पूछे गए हैं। नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाइट्रिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नाइट्रेट्स नाइट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं। तो ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी क्योंकि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो आपका नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, आपकी अलग अलग नाइट्रोजन का जो एसिमिलेशन साइकिल है उसमें अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि अमोनिफिकेशन हो गया जिसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है। इन द सेम वे जब अमोनिया नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है तो उसको हम नाइट्रिफिकेशन कह देते हैं। तो यहाँ पे जो अमोनिया है या फिर जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो रहा है, ना कि वाइस वर्सा। इन द सेम वे अगर मैं डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में बात करूं तो जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स हैं वो दोबारा से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रही हैं। तो आपकी जो पहली 2 स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ऑपोजिट दे दी गई है कि जो डीनाइट्रिफिकेशन है उसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो रही है। तो ये आपकी ऑपोजिट स्टेटमेंट हो गई है। दैट मीन्स ये नाइट्रिफिकेशन है और ये डीनाइट्रिफिकेशन है। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज़ योर DNA एंड RNA, उनके अंदर ये आपके नाइट्रोजन बेसिस हैं और ऑफ कोर्स इनके अंदर नाइट्रोजन के एटम्स भी होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दे कंटेन नाइट्रोजन, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूं कि एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग के दौरान नाइट्रोजन इन द एयर गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जब लाइटनिंग होती है तो जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि लाइटनिंग होने की वजह से कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका लूज हो जाता है, ठीक है, एटम में से। तो उसकी वजह से ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। और जो लास्ट है आपका कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हैं वो रूट लेग्यूम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी सही रहेगी क्योंकि जो प्लांट होते हैं, आपने देखा होगा प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स होते हैं, इन्हीं रूट नोड्यूल्स के अंदर आपके अलग अलग जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो देखने को मिलेंगे। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, हवा की नाइट्रोजन को इस प्लांट की रूट्स के अंदर फिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट रूट्स में से नाइट्रोजन को ले लेता है। और इसके अलावा जो प्लांट्स हैं इनको नाइट्रोजन के, आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इनको बदले में देते हैं, जिनके ऊपर ये सर्वाइव कर सकते हैं।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन के बारे में समझ में आया होगा। पहली 2 स्टेटमेंट जो हैं वो आपकी गलत हो जाएंगी और थर्ड, फोर्थ और जो फिफ्थ स्टेटमेंट है वो आपकी टोटली करेक्ट होंगी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करूँ तो आपकी जो लास्ट की 3 स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लिचन्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो लिचन्स हैं वो एल्गे और फंगस का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। दैट मीन्स ना तो वो अकेले एल्गे हैं ना ही अकेले फंगस हैं, तो दैट मीन्स ये इन दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो आपकी यहाँ पर जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं ऑटोट्रॉफ्स और सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में बात करूं तो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और क्योंकि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में इसमें एल्गे भी है और फंगस भी है, तो जो एल्गल वाला पोर्शन होता है वो खाना खुद बनाता है, और यही जो एल्गल वाला पोर्शन है वो फंगल वाले पोर्शन को भी हेल्प करता है। तो दैट मीन्स ये जो आपके लिचन्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स का मतलब सिंपली ये होता है कि ये डेड एंड डिकेइंग के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, लेकिन लिचन्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसीलिए ये ऑटोट्रॉफ्स हो जाएंगे। तो आपका जो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज 2 and 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। आपके डायरेक्टली आपके सेल वाले पोर्शन में से ऑर्गेनेल्स के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में पूछ लिया गया, और ये इसको तो हम हमेशा करके ही जाते हैं साइंस वाली कैटेगरी के अंदर कि सेल से रिलेटेड तो क्वेश्चन आ ही सकता है कि किसके सेल वॉल होती है, किसके सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि सेल के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनेल्स होती हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे न्यूक्लियस के आसपास ये जो आपको पर्पल वाले पोर्शन में दिख रहा है ये आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं जो कि अल्टीमेटली प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। तो राइबोसोम को यहाँ पर मैं प्रोटीन सिंथेसिस के साथ मैच कर सकती हूँ। इसके अलावा जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पर आपकी लिपिड्स जो हैं उसको सिंथेसाइज किया जाता है। दैट मीन्स लिपिड्स को सिंथेसाइज करने के लिए आपके राइबोसोम्स यूज़ नहीं होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे अगर मैं लिपिड सिंथेसिस की बात करूँ तो यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। इसके अलावा जो लाइजोसोम्स हैं उसके अंदर बहुत सारे ऐसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइजोसोम को ही हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे सेल के अंदर अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो लाइजोसोम इस पूरे सेल को डाइजेस्ट करने का हेल्प करता है। इसके अलावा अगर मैं गोल्जी एपरेटस के बारे में बात करूं तो ये प्रोटीन की पैकेजिंग के अंदर भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो गोल्जी एपरेटस हैं वो अलग अलग जो लाइजोसोम्स हो गया, वैक्यूल्स हो गया, वेसिकल्स हो गया, प्रोटीन की पैकेजिंग होगी, इन सब कामों के लिए यूज़फुल रहता है। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज़ सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ये आपके इजी कैटेगरी के अंदर लाई करेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू जेनेटिक डिजीजेज, और आपको पता है कि HCS के एग्जाम में डिजीजेस के ऊपर कोई क्वेश्चन ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जेनेटिक डिजीजेस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको इतना भी पता होगा कि जो एड्स है वो HIV वायरस से होता है, तो यहाँ पर आप इजीली इस आंसर को एक तरह से क्वेश्चंस में से जो आंसर है उसको इजीली पहचान सकते हैं। इन द सेम वे अगर आपको पता है कि जो हेपेटाइटिस B है वो HPV वायरस की वजह से होता है, हेपेटाइटिस B वायरस की वजह से होता है, तो यहाँ पे आपका जो लास्ट ऑप्शन है वही रहेगा, दैट इज सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया और डाउन सिंड्रोम हो गया। ये सारी की सारी जो डिजीजेज हैं वो आपकी जेनेटिक डिजीजेज हैं। जेनेटिक डिजीजेज का मतलब यही होता है कि उनके जीन के अंदर कोई ऐसा डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से वो जो डिजीज़ है वो उस पर्सन को थ्रू आउट द लाइफ रहती ही है। जैसे अगर मैं सिकल सेल एनीमिया की बात करूं तो जो सिकल सेल की जीन होती है वो यहाँ पर ख़राब हो जाती है या फिर उसके अंदर कोई ना कोई म्यूटेशंस आ जाती है। इसकी वजह से जो RBCs होते हैं वो सिकल शेप्ड हो जाते हैं, और RBCs जब सिकल शेप्ड हो जाएंगे तो उसकी वजह से वो अच्छे से हीमोग्लोबिन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इन द सेम वे हीमोफीलिया के अंदर यहाँ पे जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, और अल्टीमेटली जब कहीं पे टिश्यू इंजरी होती है तो वहाँ से खून ज़्यादा बह जाता है, और इस वजह से जो क्लॉट है वो अच्छे से नहीं बन पाता है। ऐसे ही अगर मैं डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करूँ तो डाउन सिंड्रोम के अंदर जो आपका 21st क्रोमोसोम होता है उसके अंदर ट्राइजोमी हो जाती है। ट्राइजोमी का मतलब क्या होता है, ऐसे तो जो क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट होने चाहिए तो यहाँ पर 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो अलग अलग
प्रोटीन्स की सिंथेसिस वगैरह है वो ज़्यादा होने लगती है और अल्टीमेटली इस पर्सन को डाउन सिंड्रोम की जो सिम्टम्स है वो दिखने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ऐसा विटामिन है जो विजुअल पिगमेंट में यूज़ होता है। तो विटामिन भी आप करके जाते हैं और जैसा कि आपको पता है कि आपका जो रेटिना है उसका नाम भी एक पर्टिकुलर पिगमेंट के ऊपर ही पड़ा है, दैट इज़ आपका रेटिनोल पिगमेंट। और जो आपका रेटिनोल पिगमेंट होता है वो आपकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा उसको बॉडी की अलग अलग रेगुलेशन पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा कि जो ऐसा पिगमेंट है, विजुअल पिगमेंट है, तो वो आपका रेटिनोल है। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत ये भी पता होना चाहिए कि वाइटामिन्स की वाटर सॉल्युबल कौन कौन से हैं, देन इज़ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन कौन से हैं, दैट इज़ ADEK। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर एक वाइटामिन का जो साइंटिफिक नेम है वो आपका क्या रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कार्बन की कितनी ज़्यादा परसेंटेज है। तो यहाँ पे ये मैंने NCERT से ही इस बॉक्स को उठाया है जिसके अंदर ये बताया गया है कि आपकी अर्थ क्रस्ट के अंदर, अर्थ क्रस्ट का मतलब क्या है आपको पता है ना, अर्थ की 3 यहाँ पे लेयर्स होती हैं, दैट इज़ कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। तो जो क्रस्ट वाला पोर्शन होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस रेशो में प्रेजेंट होते हैं या फिर किस परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं। इन द सेम वे इसको कंपेयर किया गया है कि ये हमारी बॉडी में कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कार्बन है वो 18 से 19% के बीच रहता है। तो आपका जो आंसर बनेगा दैट इज A ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी के ब्रीदिंग वाले चैप्टर से पूछा गया है। जैसा कि आप जानते हैं जब आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को पढ़ते हैं तो उस टाइम पे आप अलग अलग एक्टिविटीज़ को भी देखते हैं कि इनहेलेशन के टाइम पर जो आपका डायफ्राम है वो नीचे को कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और अल्टीमेटली जो लंग्स है उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज हो जाता है, जो थोरैसिक चैम्बर है वो आउटवर्डली मूव करता है। तो यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। इन द सेम वे आपको ये भी पता होगा कि जो बॉयल्स लॉ है वो ये कहता है कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर वॉल्यूम। जैसे जैसे आप किसी चीज़ के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो उसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर मैं इनहेलेशन के बारे में बात करूं तो जैसे जैसे आपकी लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ करता है, इस वजह से लंग्स के अंदर जो प्रेशर है हवा का वो डिक्रीज़ कर जाता है और अल्टीमेटली जो हवा है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, दैट मीन्स बाहर के इन्वायरमेंट से लंग्स के अंदर मूव करती है। इन द सेम वे अगर मैं एक्सहेलेशन प्रोसेस के बारे में बात करूं तो जो डायफ्राम है वो ऊपर को रिलैक्स करता है और आपका जो थोरैसिक चैम्बर है उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ कर जाता है। जब वॉल्यूम आपका डिक्रीज़ करेगा तो अल्टीमेटली लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर जाएगा और जो हवा है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही हमेशा मूव करेगी। तो इस वजह से आपका जो आंसर रहेगा कि एक्सपायरेशन के टाइम पे जो बाहर हवा आई, इसका मतलब लंग्स के अंदर क्या प्रेशर था, हाई प्रेशर था दैन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक हमारे जो बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं वो सारे डिस्कस हो गए हैं। तो आपने यहाँ तक देख ही लिया होगा कि जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं उसमें से कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको थोड़ा सा एलिमिनेट करना डिफ़िकल्ट हो रहा था और थोड़े से इन्होंने ट्रिकी वे से क्वेश्चंस को डाला हुआ था। अगर आपने अच्छे से इन चीज़ों को रिवाइज़ किया है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। शुरू करते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस से। तो यहाँ पे फिजिकल और केमिकल चेंज के ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। ज़्यादातर आपको हर एक HCS एग्जाम के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंज के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। तो इन द सेम वे जैसे यहाँ पे दिया गया है कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जैसे आपको पता है कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर एक फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल में फिजिकल चेंज भी आता है और केमिकल चेंज भी आता है। बर्निंग ऑफ कैंडल के अंदर जो आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है कैंडल में वो तो आपका केमिकल चेंज है, लेकिन जो आपकी वैक्स मेल्ट कर रही है दैट मीन्स जो मैटर है उसका जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है और चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को हम एक फिजिकल चेंज के अंदर काउंट करते हैं। दैट मीन्स बर्निंग ऑफ कैंडल के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों हो रहे हैं। इन द सेम वे डिसोल्यूशन ऑफ वाटर की बात करूँ तो ये भी एक फिजिकल चेंज है और जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है क्योंकि इसमें पानी को करंट देने की वजह से कैथोड और एनोड पे अलग अलग जो गैसेस है वो प्रोड्यूस होती हैं, तो इस वजह से ये भी एक आपका केमिकल चेंज रहेगा। तो इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन दिए गए हैं कि BCD इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज ओनली। तो आप देख सकते हैं कि B और C के अंदर फिजिकल चेंज भी है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इन द सेम वे सेकंड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं कि ABC इन्वॉल्व फिजिकल चेंज ओनली, तो सेकंड वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ये केमिकल चेंज भी है, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन को देखें कि सिर्फ A ही फिजिकल चेंज है, तो ये भी गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे आपको 3 फिजिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं।
इसके अलावा जो बी है, इट इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही रहेगी। तो आई होप आपको इसके बारे में समझ में आया होगा। तो अगर आप कभी भी ऐसे HCS एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप कभी भी छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इन द सेम वे आपके केमिकल कंपाउंड्स के ऊपर भी हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड, कि इसको ऑब्टेन कर सकते हैं जिप्सम को हीट करके। अगर आप जानते हो कि जो जिप्सम है उसको हम कैल्शियम सल्फेट 2 हाइड्रेट कहते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं और जब उसको 373 केल्विन पे हीट किया जाता है तो उसमें सिर्फ हेमी हाइड्रेट रह जाता है जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। दैट मीन्स जिप्सम को हीट करके ही POP मिलता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। अगर मैं बात करूं कि बेकिंग पाउडर जो है उसका एक कंपोनेंट है सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पर जो आपका बेकिंग पाउडर है उसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट नहीं होता। तो सोडियम कार्बोनेट आपका वॉशिंग सोडा का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो अगर आपके ब्लीचिंग पाउडर की बात करूं तो इसमें क्या है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि अल्टीमेटली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है क्योंकि अपना ऑक्सीजन ये डोनेट कर देता है और किसी दूसरी की ऑक्सीडेशन करवा देता है, उसी को ही हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करूं कि जो ब्लू विट्रियोल है उसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये गलत है। जो आपका ब्लू विट्रियोल है दैट मीन्स जो आपका कॉपर सल्फेट है उसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन द सेम वे आप देख सकते हैं जैसे ग्रीन विट्रियोल में 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। वाइट विट्रियोल जो कि आपका जिंक सल्फेट होता है उसके अंदर भी 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी कि आपका जो सोडियम क्लोराइड है जब उसको हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई तो आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगी, तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा आपकी हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसेस भी जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, लेकिन आपसे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, दैट मीन्स आपका बी और जो डी ऑप्शन है ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपने करेक्ट स्टेटमेंट्स देखनी है क्लिनजिंग ऑफ एक्शन ऑफ सोप के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे सोप जो है वो एक तरह से क्लिनजिंग एक्शन की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर मैं सोप मॉलिक्यूल के बारे में बात करूँ तो उसका एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है और उसका एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है। जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो ऑयल ड्रॉपलेट के आसपास ऐसे लग जाता है और अल्टीमेटली जो आपका हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो आसपास लग जाता है और अल्टीमेटली ये जो मॉलिक्यूल बनता है ये एक मिसल बन जाता है और इसके आसपास ही आपका जो पानी है वो रहता है। दैट मीन्स जो पानी है अंदर की जो ऑयल ड्रॉपलेट है उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आता क्योंकि ऑयल ड्रॉपलेट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दी है कि हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो इंटरैक्ट करता है ऑयल ड्रॉपलेट से, तो ये गलत हो जाएगा। तो जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो बाहर वाली तरफ को एक्सपोज करता है, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूं कि जो मिसल बनता है इसी को ही हम इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो आपके जो ऑयल ड्रॉपलेट बड़े ऑयल ड्रॉपलेट से छोटे में टूट जाते हैं और उसके आसपास जो मिसल के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं उसी चीज़ को ही हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपकी कि हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज इन द इनर साइड ड्यूरिंग द मिसल फॉर्मेशन। तो हाइड्रोफोबिक एंड ये है और ये मिसल फॉर्मेशन के इनर वाली तरफ है, तो बिल्कुल सही रहेगा। अगर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि हार्ड वाटर में आपके 2 आयन्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयन, और ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है वो सोडियम आयन को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो दैट मीन्स ये हाइड्रोफिलिक एंड को रिप्लेस कर रहे हैं, हाइड्रोफोबिक एंड को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स ऑयल ड्रॉपलेट के कॉन्टैक्ट में ये नहीं है, तो आपकी लास्ट स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। इस हिसाब से अगर मैं सही स्टेटमेंट की बात करूं तो यहाँ पे बी और सी ऑप्शन बनेगा, दैट इज योर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि आपका स्टेट्स ऑफ मैटर से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें डायरेक्टली आपको अगर ये वाला फ्लो चार्ट भी पता होगा तो ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो हर एक स्टेट है मैटर की वो एक दूसरे में चेंज हो सकती है और यहाँ पे उसकी अलग अलग प्रोसेसेस के नाम हैं। जैसे कि अगर मैं सॉलिड की गैस में बात करूँ तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, और इसके ऑपोजिट अगर मैं बात करूँ तो गैस जो है सॉलिड में जब चेंज होती है तो उसको हम डिपोजिशन कहते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने के लिए सिर्फ टेम्परेचर ही रिक्वायर्ड है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर से हम मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी तो दे देते हैं, लेकिन प्रेशर से भी हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पिस्टन की बात करूँ, यहाँ पे जो आपकी लिक्विफाइड गैसेस होती हैं, दैट मीन्स उसको लिक्विफाई कैसे किया,
प्रेशर अप्लाई करके। जैसे जैसे उन्होंने प्रेशर को इंक्रीज़ किया, मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और अल्टीमेटली ये जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाएगी। तो दैट मीन्स प्रेशर भी रिक्वायर्ड होता है। तो इसीलिए आपकी लास्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अगर मैं बात करूं कि बॉइलिंग जो है वो एक बल्क फिनोमिना है, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हर एक जो वाटर मॉलिक्यूल है अपना जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज करता है। लेकिन अगर मैं इवेपोरेशन के बारे में बात करूं तो वो एक सरफेस फिनोमिना है, मतलब कि ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वही नेक्स्ट जो स्टेट ऑफ मैटर है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि लिक्विड जो है वो गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज बी ऑप्शन 1, 2 एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके मिक्सचर्स वाला चैप्टर है उसके अंदर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं, और मिक्सचर के अंदर हम देखते हैं कि कैसे जो एक तरह से कोई ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली आपकी सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो सकती है तो उसको हम सब्लिमेशन करते हैं। जैसे कि आपका कपूर हो गया, जो आपका कैम्फर हो गया। अगर कैम्फर किसी चीज़ में मिक्स हो जाता है तो डायरेक्टली हम उसको हीट दे देते हैं और वो जो सॉलिड है वो अल्टीमेटली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी वजह से इसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। अगर यहाँ से आप इसको एलिमिनेट भी करना चाहें तो आप फर्स्ट 2 स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट का ऑप्शन जो है वो फोर्थ सिर्फ सी और डी ऑप्शन में है। इन द सेम वे अगर आपको पता है कि क्रीम में से बटर को सेपरेट करने के लिए, आपने भी घरों में देखा होगा मंधानी लगाते हैं आपके घर पे, है ना, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर बेस्ड होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे डेंसिटी के ऊपर बेस्ड ही 2 चीज़ों को सेपरेट किया जाता है। तो इन द सेम वे फोर्थ ऑप्शन का आप थर्ड अगर निकालना चाहें तो वो सिर्फ एक ही आंसर में है, दैट इज़ योर सी ऑप्शन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को हम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं, जो कि डिस्टिलेशन बेस्ड होता है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करके ही हम किसी चीज़ को बॉयल करते हैं, और जैसे ही उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तो अल्टीमेटली वो चीज़ दूसरी चीज़ से सेपरेट हो जाती है। इन द सेम वे अगर मैं क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे अलग अलग पिगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन इसमें मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप इजीली इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको हर एक यहाँ पे कंपाउंड के बारे में नहीं पता है तो उस टाइम पे ये थोड़ा बहुत आपके लिए थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, या फिर मैं कहूँ कि थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में चला जाएगा। जैसे कि अगर आपको डल्सिन के बारे में थोड़ा भी आइडिया नहीं है तो ठीक है, जो डल्सिन होता है वो एक तरह से एंटी डिप्रेसेंट की तरह यूज़ किया जाता है, और बाकी जो आपका सोडियम बेंजोएट हो गया, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड हो गया और सॉर्बिक एसिड सॉल्ट हो गया, वो अलग अलग खाने की चीज़ों के अंदर यूज़ किया जाता है ताकि उनको प्रिजर्व किया जा सके। और अल्टीमेटली जो प्रिजर्व करने का मैकेनिज्म ये होता है कि उस चीज़ के अंदर ऑक्सीडेशन ना हो, या फिर उसके अंदर जो माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं वो ईजिली ग्रो ना कर सकें। तो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए ही प्रिजर्वेटिव को यूज़ किया जाता है, और इसमें से आपके सी, बी और जो डी ऑप्शन है ये आपके प्रिजर्वेटिव्स हैं। लेकिन जो डल्सिन है इट एक्ट्स एज एन एंटी डिप्रेसेंट, तो ये आपका प्रिजर्वेटिव नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, डायरेक्टली आपको ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो आपका जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर्स हो गया, ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब यही होता है कि वो हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेती हैं और हमारी अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती हैं। दैट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग में एक तरह से ये लीड करती हैं। इसके अलावा अगर आपको पता होगा कि जो नाइट्रोजन है वो आपके नॉर्मल एटमॉस्फेयर के अंदर गैस प्रेजेंट होती है जो कि ग्रीन हाउस गैस की तरह बिहेव नहीं करती है। इसके अलावा आपको नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड में भी डिफरेंस पता होनी चाहिए, जिसमें से जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस की तरह बिहेव करती है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। तो आपका इसका जो आंसर बनेगा दैट इज 1, 3 एंड 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपके फिजिक्स के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो अगर मैं केमिस्ट्री का ओवरऑल देखना चाहूँ यहाँ पर, तो केमिस्ट्री के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि हर साल सेम टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हर बार आपको पीओपी के ऊपर, जिप्सम के ऊपर, ब्लीचिंग एजेंट के ऊपर, देन इज बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, इन सब के ऊपर आपको हमेशा एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसके अलावा आपको एसिड बेसिस सॉल्ट के ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, हालांकि इसमें नहीं पूछा गया है। केमिकल और फिजिकल चेंज के ऊपर आपको हमेशा क्वेश्चन आता है। और ये जो नॉर्मल सी ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह हैं, हम एलिमेंट्स जब पढ़ते हैं ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो अलग अलग गैसेस और उनकी अलग अलग एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। आपको बायोगैस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन होती है जो कि फ्यूल की तरह हम यूज़ करते हैं, और अल्टीमेटली ये ज़्यादा
ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो कॉज नहीं करती। तो अगर मैं बायोगैस की बात करूँ तो उसके अंदर 50 से 75% आपकी मीथेन होती है। नेक्स्ट आपका जो इसका रीज़न दिया गया है दैट इज़ कि बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और हायर कंटेंट होता है नेचुरल गैस के कंपैरिजन के, ठीक है। तो दैट मीन्स 25 से 45% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब इन्होंने बोला है कि ये कंट्रीब्यूट करता है लोअर एनर्जी ऑफ अ बायोगैस एज कम्पेयर टू नेचुरल गैस। दैट मीन्स जितना ज़्यादा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है इसको हम एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ये एक तरह से गैस आ जाती है। हालांकि हम ये बोलते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है इसकी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बोल देते हैं कि कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक को हम नॉर्मली बोल देते हैं कि कार्बन के कंपाउंड्स नहीं हैं। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी वो पूरा बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नहीं कंसीडर होती है, तो इस वजह से इसकी जो एनर्जी है वो लो होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी लो एनर्जी जो है, ये जो आपका एजर्शन का रीज़न दिया गया है, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं और दोनों अपने आप में सही है। तो दैट मीन्स ये एजर्शन का रीज़न नहीं है, तो इस वजह से आपका जो आंसर रहेगा कि दोनों तो सही हैं स्टेटमेंट्स, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इस वजह से आपका बी आंसर सही रहेगा। यहाँ पर आपके जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। और अगर मैं ओवरऑल केमिस्ट्री के क्वेश्चन को एनालाइज करने की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल आपके रिपीट होते हैं। हर HCS एग्ज़ाम के अंदर इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन हमेशा बनता है, जैसे कि फिजिकल और केमिकल चेंज हो गया, देन इज़ आपके केमिकल कंपाउंड्स हो गए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, इसके ऊपर हमेशा कोई ना कोई जो क्वेश्चन है वो बनता ही है। अब हम शुरू करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन से। डायरेक्टली आपको ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट के ऊपर क्वेश्चन आया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हाउस अप्लायंसेस होते हैं उसमें जो थोड़े ज़्यादा वोल्टेज को यूज़ करने वाले अप्लायंसेस होते हैं वो ज़्यादातर ऑल्टरनेटिंग करंट को यूज़ करते हैं। तो जैसे कि माइक्रोवेव अवन हो गया, टेलीविज़न हो गया, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट को यूज़ करते हैं। इन द सेम वे जो रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन हो गया वो भी ऑल्टरनेटिंग करंट को यूज़ करते हैं। तो इस हिसाब से आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट करंट लिखा हुआ है। इन द सेम वे जो एयर कूलर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, वो भी आपके ऑल्टरनेटिंग करंट को यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर जो डिवाइसेस हैं वो आपके 220 वोल्ट्स जो हैं, एम्पेयर की बात नहीं मैं कर रही हूँ, 220 वोल्ट्स जो है इसको यूज़ करते हैं। अगर मैं करंट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे 50 से लेके 20 से लेके 50 एम्पेयर तक का करंट ये यूज़ करते हैं। तो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक ऑप्शन के अंदर आपको ये वाली ऑप्शन मिलेगा। तो दैट मीन्स आप यहाँ से ही पता लगा सकते हैं कि इसका जो आंसर बनेगा दैट इज़ 2 एंड 3rd ऑप्शन। इसके अलावा हमारे घर के अंदर हर एक डिवाइस जो है उसमें से सेम करंट पास नहीं होता, डिपेंड करता है कि वो कितनी वोल्टेज को यूज़ कर रहा है। यहाँ पे आपका ओम्स लॉ अप्लाई होता है, V = IR, जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर बेस्ड है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की टूवर्ड्स इमर्ज करती हैं। अगर मैं बात करूं एक बार मैग्नेट के बारे में और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में, तो उस बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो तो होती है साउथ टू नॉर्थ, लेकिन उस मैग्नेट के बाहर जो फील्ड लाइन होती है वो होती है नॉर्थ से साउथ की टूवर्ड्स। और ऐसे करके जब ये फील्ड लाइंस निकलती हैं, जितनी ज़्यादा क्लोजनेस होती है उतनी उसकी मैग्नेटिक फील्ड उस जगह पर ज़्यादा होती है। तो दैट मीन्स आपका जो लास्ट स्टेटमेंट है ये भी सही रहेगा। थर्ड स्टेटमेंट है कि देयर इज़ नो फील्ड लाइन इन अ बार मैग्नेट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि साउथ से नॉर्थ होती है एक बार मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस, तो ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो कंपस निडल होती है वो हमेशा, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की टूवर्ड जाती हैं फील्ड लाइंस, तो हम कंपस को हमेशा इसी फील्ड लाइंस के दैट मीन्स नॉर्थ से जो साउथ की टूवर्ड्स जा रही हैं इसी फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ही हम अपनी कंपस निडल को भी रखते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये वाला आपका नॉर्थ हो जाएगा और ये आपका साउथ हो जाएगा, क्योंकि जो लाइंस है वो नॉर्थ से साउथ की टूवर्ड्स जा रही हैं। तो दैट मीन्स जो नॉर्थ है वो साउथ को एक तरह से अट्रैक्ट करता है। तो ये आपकी स्टेटमेंट रहेगी। इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा दैट इज़ C ऑप्शन। तो अगर आपको बस इतना भी पता है कि एक बार मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं तो डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं जनरेटर के बारे में बात करूं तो जनरेटर जो है यहाँ पर 2 बार मैग्नेट्स को लेकर आया जाता है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से एक जनरेटर के अंदर करंट को प्रोड्यूस किया जाता है। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है कि मैग्नेट्स को यूज करके करंट को प्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसके ऊपर कौन सा प्रिंसिपल लगता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर हम कुछ ना कुछ करंट को देते हैं और वो जो करंट है एक कॉइल में मूव करता है और अल्टीमेटली क्योंकि यहाँ पर बार मैग्नेट्स रखी हैं तो इसकी वजह से यहाँ पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है वो ये कहता है कि अगर आपने कहीं ना कहीं करंट को प्रोड्यूस किया है और उसकी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो उसकी एक फोर्स अप्लाई होगी उसके ऊपर। तो दैट मीन्स वो फोर्स कैसे अप्लाई होगी, तो डिपेंडिंग अपॉन जिस डायरेक्शन में इसकी फोर्स अप्लाई होगी उसी डायरेक्शन में ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो घूमने लग जाएगी। तो दैट मीन्स दोनों जो है वो अलग अलग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को यूज़ करके इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया गया है, और जो दूसरा है वो फोर्स की डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो दैट मीन्स आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है कि दोनों सेम प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हैं, ये आपकी गलत हो जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी तो देते हैं और उसी की वजह से वो मोटर घूमती है, दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर हम पहले उसको घुमाते हैं, जो आपका कॉइल है उसको घुमाते हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है। तो आपकी पहली दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी और आपका इसका जो आंसर बनेगा दैट इज सी ऑप्शन। ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी था, जिसने भी जो भी साइंस बैकग्राउंड से है उनको ही इलेक्ट्रिक जनरेटर और मोटर के बारे में पता होगा, तो इसको मैं थोड़ी डिफिकल्ट कैटेगरी में रख देती हूँ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स के बारे में। तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वेव्स के रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड चेंज होती है या फिर चेंज नहीं होती, तो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपकी साउंड वेव्स हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरीज में रख देते हैं। जैसे कि इंफ्रासाउंड होगी जो कि 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, फिर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होगी जो कि ह्यूमन सुन सकते हैं, वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की होती हैं। इसके अलावा जो 20 किलो हर्ट्ज से मैक्सिमम की होती हैं तो उनको हम अल्ट्रासाउंड की कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। अल्ट्रासाउंड की अगर मैं बात करूं, जब भी ये वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती हैं तो उसकी वजह से इनकी जो वेवलेंथ और स्पीड है, वेवलेंथ और जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है, लेकिन आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पर यही है कि वो एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस कर रही हैं, तो इसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। तो इस वजह से आपकी ये जो स्टेटमेंट है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। लेकिन वेवलेंथ और जो स्पीड है वो चेंज करती है, तो इस वजह से आपकी जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। इन द सेम वे अगर मैं अल्ट्रासाउंड वेव्स की एप्लीकेशन के बारे में बात करूं, जो कि यहाँ पे एकोकार्डियोग्राफी के लिए यूज़ होता है, तो दैट मीन्स यहाँ पे हार्ट के अंदर जो अलग अलग चैम्बर्स होते हैं तो साउंड वेव्स वहाँ से कैसे ट्रैवल कर रही हैं, दैट मीन्स जो अल्ट्रासाउंड वेव्स वहाँ से कैसे ट्रैवल कर रही हैं तो उसके बेस्ड आपको एक ग्राफ मिल जाता है। तो दैट मीन्स ये जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है वो एकोकार्डियोग्राफी के अंदर यूज़ होती हैं। तो इस हिसाब से आपकी जो ट्रू स्टेटमेंट्स रहेंगी दैट इज़ योर सेकेंड ऑप्शन एंड योर फोर्थ ऑप्शन। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर है वो बनेगा सी। इसके अलावा आपको साउंड वेव्स की थोड़ी और चीज़ों के बारे में जैसे पता होना चाहिए कि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जो कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में मूव करती हैं। इसके अलावा वो मैकेनिकल वेव होती हैं, दैट मीन्स उनको एक मीडियम ज़रूर चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, एज़ कम्पेयर टू लाइट वेव्स जिनको जो विदाउट मीडियम भी ट्रैवल कर सकती हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि आपके आई डिफेक्ट के ऊपर पूछा गया है। डायरेक्टली आपको पूछा गया है कि एक जो पर्सन है वो दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहा है, और जैसा कि आप जानते हैं कोई पर्सन अगर दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता तो उसको हम मायोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया उसको नहीं कहते। जो भी ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर मायोपिया होता है, वो दूर की चीज़ें नहीं देख सकते। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो आपकी सीलियरी मसल्स वीक होने की वजह से हो जाता है, जैसे कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ठीक है, वो नज़दीक की चीज़ें नहीं देख सकते, उनका जो नियर पॉइंट होता है वो थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाता है। इस वजह से उनके अंदर जो करेक्शन लेंस है उसको लगाया जाता है। मायोपिया के अंदर आपके कॉनकेव लेंसेज यूज़ होते हैं, वेयर एज इन हाइपरमेट्रोपिया आपके कॉन्वेक्स लेंसेज यूज़ होते हैं। तो दैट मीन्स इस डिफेक्ट को, दैट मीन्स मायोपिया को करेक्ट करने के लिए आपके कॉनकेव लेंस यूज़ होंगे। तो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, तो ये वाली, दैट मीन्स थर्ड स्टेटमेंट। तो इस हिसाब से अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को एलिमिनेट करेंगे और थर्ड स्टेटमेंट आपकी सही है तो आपका आंसर बनेगा स्टेटमेंट 2 एंड 3।
इसके अलावा फोर्थ स्टेटमेंट मैंने आपको बताई थी कि कन्वेक्स लेंस नहीं यूज़ होता, वो हाइपरमेट्रोपिया के लिए यूज़ होता है। और अगर मैं बात करूं कि जो मायोपिया डिफेक्ट है वो किस वजह से हो सकता है, तो आपका जो आई बॉल का कर्वेचर है वो चेंज हो जाता है, उसकी वजह से जो इमेज है वो आपकी रेटिना से आगे बनने लग जाती है। तो इसी चीज़ को करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिजिक्स वाले पोर्शन में से यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन है थोड़े से मैं डिफिकल्ट की कैटेगरी में डाल दूंगी क्योंकि बहुत सारी ऐसे स्टेटमेंट वाइज दी गई हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में से एक करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। दैट मीन्स जो आपका जो चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ था उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दी हैं, आपने इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो चंद्रयान 2 मिशन है दैट मीन्स मून के लिए ये एक मिशन था जो कि 2019 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था, और एक पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल से ही इसको लॉन्च किया गया था जिसका नाम है GSLV Mark 3। इसके अंदर आपके 3 पोर्शंस थे, एक था ऑर्बिटर, एक था आपका लैंडर और एक था रोवर। ऑर्बिटर जो है वो मून की 100 किलोमीटर तक की जो ऑर्बिट है उसके अंदर वहाँ पे डाला गया था, लेकिन जो लैंडर है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी। जो आपका विक्रम लैंडर है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी, लेकिन वो क्रैश लैंडिंग हो गई और उसकी वजह से ये जो मिशन है वो फेल हो गया था। और अल्टीमेटली जो आपका रोवर है दैट इज़ अ प्रज्ञान। तो यहाँ पर इसके अलग अलग नाम रखे गए थे, लैंडर का विक्रम, रोवर जो है वो प्रज्ञान है। तो इसके ऊपर बेस्ड आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है कि ऑर्बिट जो है वो 100 किलोमीटर दूरी पे था, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही रहेंगी। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा दैट इज़ ए ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने इसी के बारे में दिया गया है कि भाई 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था, GSLV Mark 3 से किया था, उसमें विक्रम था, प्रज्ञान था और ऑर्बिटर था जो कि 100 किलोमीटर की ऑर्बिट के अंदर, बेसिकली मून के आसपास 100 किलोमीटर ऑर्बिट के अंदर भेजा गया था। तो आई होप आपको यहाँ तक जो साइंस के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में समझ में आया होगा, और आप अपने नेक्स्ट जो एग्ज़ाम, जो भी आने वाला एग्ज़ाम है HCS का, उसके रिगार्डिंग आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को अलाइन कर सकते हैं। कैसे अलाइन करना है आपने अपने प्रिपरेशन को, कि जैसे हर साल सेम टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे अगर मैं फिजिक्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपके अल्ट्रासाउंड वेव, साउंड के ऊपर लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। इन द सेम वे फिजिक्स के बारे में बात करूं तो केमिकल कंपाउंड्स के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, फिजिकल केमिकल चेंज के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। इन द सेम वे बायोलॉजी की बात करूं तो सेल के ऊपर और आपका फोटोसिंथेसिस, इन सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अल्टीमेटली आपका जो साइंस वाला पोर्शन है आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप अच्छे से जो स्टेटमेंट्स हैं उनको ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक जो साइंस के क्वेश्चंस की एनालिसिस है उसके बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।